हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित जो पाठ पहलवान की ढोलक है वो सब बच्चों ने पढ़ लिया होगा। आज हम इसकी जीवनी पढ़ेंगे। जन्म सन जन्म 4 मार्च 1921, आरोही हिंगना, जिला पूर्णिया, अब जो अरिया बिहार में है। प्रमुख रचनाएं मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, ये कहानी संग्रह है। और ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत संस्मरण है। और नेपाली क्रांति कथा तथा रेणु रचनावली 5 खंडों में जो संग्रहित है। और निधन इनका हुआ 11 अप्रैल सन 1977 में। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे इनके पाठ पे आ जाते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पाठ जो हमारा है पहलवान की ढोलक। इसमें पहलवान के बारे में बताया गया है जो जीवन में बड़े से बड़े उतार चढ़ाव आने के बाद भी, और जिसके जीवन में बहुत सारी कठिनाई आने के बाद भी वो लोगों को बीमारी से लड़ने के लिए ढोलक के माध्यम से कैसे प्रेरित करता है, आप सबने पाठ में पढ़ लिया होगा। और यही इस पाठ में कहानी है। और आज हम इसके प्रश्न उत्तर समझेंगे। ठीक है, तो सीधा प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। जिन बच्चों ने भी पाठ नहीं पढ़ा है, मैंने पहले भी बोला था, पाठ भेजा भी था तुम्हारे पीडीएफ बना के, तो वो बच्चे, जब तक तुम पाठ को नहीं पढ़ोगे प्रश्न उत्तर समझ में नहीं आएंगे। इसलिए सब बच्चे पाठ अवश्य पढ़ेंगे और उसके बाद ही तुम प्रश्नों को समझ सकते हो। ये अभ्यास के हमारे प्रश्न उत्तर हैं। तो आज हम पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। कुश्ती के समय ढोलक की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वनात्मक शब्द और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करती है? उन्हें शब्द दीजिए। क्या है? कुश्ती के समय हम बताएंगे कि लुट्टन के दांव पेच और ढोल की आवाज में क्या तालमेल था। जब लुट्टन सिंह मेले में अपने प्रतिद्वंदी से लड़ता है तो उस समय वहां पर जो ढोलक की आवाज आ रही थी, सिर्फ वही उसका साथी थी, बाकी सब तो उसका जो प्रतिद्वंदी था उसके साथ में थे। तो किस प्रकार से जब वो आवाज, ढोल की आवाज टिट टिटदा किटदा कर रही थी, तो उस समय क्या लगता है लुट्टन को? ये लगता है कि जैसे वो मुझे ये प्रेरित कर रहा हो ढोलक कि उठा के पटक दे, उठा के पटक दे। ठीक है, तो वो चांद सिंह जो पहलवान, जो राज पहलवान था, उसको उठाकर सिर्फ पटक ही नहीं देता है बल्कि हरा देता है, चित कर देता है। तो इस प्रकार से ढोलक की जो आवाज किट दा करके आ रही थी, वो आवाज ऐसी उसके साथ उसके प्रतिद्वंदी और उसकी लड़ाई के बीच में ऐसे तालमेल बिठाता है, तो ऐसा लगता है जैसे ढोलक की आवाज उसे अपने प्रतिद्वंदी को उठाकर पटक देने के लिए जोश पैदा कर रही थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, कहानी में किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? बचपन से शुरू होते हैं। सबसे पहले जब वो बहुत छोटा था तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। माता पिता की मृत्यु से पहले उसकी शादी हो गई थी बचपन में ही। उसके सास ससुर ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उसने अपने आप को अकेला महसूस किया था, इसलिए कोई उसे परेशान न करे, इसलिए वो खूब दूध घी खाकर पीकर वो पहलवानी करने लगा था। और धीरे धीरे वो कब पहलवान बन गया उसे पता भी नहीं चला। उसके पश्चात एक दिन मेले में वो चांद सिंह से मिलता है और उसे हरा देता है। और उसके पश्चात वहाँ का राजा लुट्टन सिंह को अपना राज पहलवान बना लेता है। उसके जीवन में ये बहुत बड़ा मोड़ था, बहुत बड़ा परिवर्तन था। उसके पश्चात क्या होता है कि राजा की मृत्यु के पश्चात जब उसका पुत्र राजा बनता है तो लुट्टन सिंह पहलवान को राज दरबार से निष्कासित कर देता है। और ये कहकर कि पहलवानी तो पुराने जमाने के खेल होते थे, अब तो नए खेल आएंगे, उसे राज दरबार से भी निकाल देता है। यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो अपने बच्चों के साथ वापस गांव आ जाता है।
और वहाँ पर लोगों को पहलवानी सिखाता है। और उसके पश्चात जब महामारी में उसके दोनों पुत्रों की मृत्यु हो जाती है, उसके जीवन में फिर से एक बहुत बड़ा मोड़ आता है और अंत में उसी महामारी का खुद भी शिकार हो जाता है। इस प्रकार से बचपन से लेकर जीवन के अंत तक उसके जीवन में एक से एक अलग मोड़ आते रहते हैं और समस्याएं आती रहती हैं। इस प्रकार से हम लुट्टन सिंह के जीवन को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। फिर आगे है प्रश्न नंबर 3। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा? ये देखिए प्रश्न नंबर 3 में है कि लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई नहीं बल्कि यही ढोल है। तो हम कह सकते हैं कि लुट्टन पहलवान ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि जो ढोल था उसने ही उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया था। चांद सिंह पहलवान को उस ढोल की ताल पर ही हराया था और वो राज दरबार का पहलवान बन गया था। इसलिए उसे पहलवानी की शिक्षा देने वाला कोई और नहीं बल्कि ऐसा लगता था कि जो ढोल की आवाज होती है किट धा चिट धा, वो उसे लड़ने के लिए प्रेरित करती है और उसे उत्साहित करती है। इसलिए वो ढोल को अपना गुरु मानता था। प्रश्न नंबर 4। ये गांव में महामारी फैलने और उसके बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा था? तो हम बताते हैं कि गांव में महामारी फैलने के बाद भी और अपने दोनों बेटों के देहांत के बाद भी लुट्टन सिंह पहलवान ढोल इसलिए बजाता रहा था क्योंकि गांव में महामारी इतनी ज़्यादा फैली हुई थी कि किसी के कहराने की आवाज़ में नहीं सुनाई देती थी। किसी का पुत्र, किसी की संतान मर रही थी, किसी का पति मर रहा था, तो रोने की हिम्मत भी किसी में नहीं थी। उठा के, जला के, नदी में बहा के, किसी भी तरह से ऐसे आ जाते थे। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी। और तो क्या था, ऐसे में सुनसान वातावरण में, रात के अंधेरे में और दिन में लुट्टन सिंह पहलवान का जो ढोलक था, वो जो बजाता था, तो उसमें क्या होता था, गाँव का जो सन्नाटा था, वो टूटता था और लोगों में जीने की उमंग आती थी और वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते थे। इस प्रकार से कह दे सकते हैं कि लुट्टन सिंह का ढोलक इसलिए बजाता था कि लोगों में जीने की कुछ उमंग, कुछ आशा बची रहे। प्रश्न नंबर 5। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? यही जो ऊपर वाले प्रश्न में समझाया गया है कि ढोलक की आवाज का पूरे गांव में ये असर होता था कि लोगों को कुछ न कुछ सुनने के लिए सहारा मिलता था। उन्हें जीवन में जीने के लिए उमंग या थोड़ी सी आशा की एक किरण दिखाई देती थी। प्रश्न नंबर 6। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में क्या अंतर होता था? तो हम कहेंगे कि महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय का मतलब सूर्योदय होने के बाद और सूर्य अस्त होने के बाद क्या अंतर होता था कि सूर्य उदय जब होता था अर्थात जब दिन का समय होता था, तो कुछ लोग इधर उधर घूमते फिरते, चहल पहल, हल्का सा कुछ वातावरण बदल जाता था। और जैसे ही रात का समय यानी सूर्य अस्त हो जाता था, शाम हो जाती थी, रात हो जाती थी, तो चारों तरफ कुत्तों के बोलने की आवाज, कीट पतंगों की आवाज और चारों तरफ बाकी सब सन्नाटा छा जाता था। प्रश्न नंबर 7। कुश्ती या दंगल पहले के लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? पहला प्रश्न ये है कि हम बताएंगे कि पहले दूसरे कोई इलेक्ट्रॉनिक, कोई नेट से संबंधित कोई दूसरे उपकरण नहीं होते थे जिससे कि लोग अपना मनोरंजन कर ले। पहले खान पान सीधा सरल और शुद्ध होता था। लोग बाग अपनी ताकत बनाते थे। लोगों के दूसरे कोई शौक नहीं होते थे, तो इसलिए लोग बाग पहलवानी करते थे। ठीक है, और अब ऐसी स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को इन सब में इतनी रुचि नहीं रही है। अब अपने नेट के माध्यम से दूसरे गेम्स, बच्चे वीडियो, मोबाइल्स, टेलीविजन पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम देखते रहते हैं। और बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, इन सब खेलों ने कुश्ती के स्थान पर जगह ले ली है। लेकिन अब हमारी सरकार धीरे धीरे बदल
ऐसे इस माहौल को बदल रही है और फिर से दंगल कुश्ती वगैरह करवा रही है। प्रश्न नंबर 2 है, इसकी जगह अब इन किन खेलों ने ले ली है? अभी अभी बताया था मैंने कि इन अब कुश्ती की जगह पर क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, जिम्नास्ट, इन सब खेलों ने ले ली है। कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या-क्या कार्य किए जा सकते हैं? तो हम बताते हैं कि कुश्ती को प्रिय खेल बनाने के लिए फिर से लोगों में कुश्ती के प्रति जागरूकता, उनके शौक पैदा करने होंगे। सरकार को चाहिए कि जगह-जगह पर दोबारा से कुश्ती या दंगल कराए जाए ताकि लोग रुचि लेकर वो सब देख सकें और वो अपना प्रिय खेल फिर से जारी कर सकें। आगे है आशय स्पष्ट कीजिए। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे भी उसकी भावुकता तथा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। यानी इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। कहने का मतलब क्या है? इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक हमें क्या बताना चाहता है? तो क्या बताना चाहता है कि गाँव में महामारी फैल चुकी थी, हैजा इतनी बुरी तरह फैल चुका था कि लोग बागों के जीवन में जीने की जैसे उम्मीद ही खत्म हो चुकी थी। किसी में भी चलने-फिरने यहाँ तक कि कोई मर जाता तो रोने की भी हिम्मत नहीं थी। गाँव में इतनी ज़्यादा महामारी फैली हुई थी। तो ऐसे में, ऐसे सन्नाटे में और उदासी भरे माहौल में कवि ने आकाश के तारे टूटने के माध्यम से उदाहरण देना चाहा है कि जिस प्रकार से आकाश में कोई तारा टूटता है और वो धरती पर आते-आते उसकी जो लोकाएँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और ऐसा लगता है दूसरे तारे जैसे उसका मज़ाक उड़ा रहे हों, तो पूरे गाँव में बीमारी के कारण, ऐसे महामारी के कारण ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था कि जब कोई कहराता भी था तो उसके कहराने की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता था। हर कोई अपने दुःख, अपनी पीड़ा से, अपनी भूख से व्याकुल था, बेचैन था और मरने के लिए तड़प रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो कहराने वाला या बोलने वाला या अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है, वो उसकी बातें भी सुनकर दूसरा कोई जैसे उसका मज़ाक उड़ा रहे हों। ठीक है? तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। पाठ के अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। ऐसे पाठ के अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे ये है ना, आकाश से टूटकर जब तारा गिर रहा था, तो ऐसे बहुत सारे जगह पर प्रकृति के बारे में दिखाया गया है। तो तुमने इस पूरे पाठ में से ये जो पाठ है, यहाँ पर इसमें से ढूंढना है और वहाँ कौन-कौन सी पंक्तियाँ हैं और कवि लेखक उसके माध्यम से क्या बताना चाहता है, वो सब तुमने अपनी तरफ से लिखना है। फिर पाठ के आसपास का है। पा पाठ में मलेरिया और हैजे से पीड़ित गाँव की दयनीय स्थिति को चित्रित किया गया है। आप ऐसी किसी अन्य आपदा स्थिति की कल्पना कीजिए। ऐसी स्थिति का सामना कैसे करेंगे और किस तरह से आप उससे निपटेंगे? तो आप बता सकते हो कि अब जैसे उस समय गाँव में मलेरिया और हैजा फैला हुआ था, लोग किस प्रकार बीमारी से कहरा रहे थे और क्या हालत थी, तो उसी प्रकार से अब जो हमारी स्थिति है, क्या है? कोरोना से, कि लोग बाग कोरोना से किस प्रकार से लड़ रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं डर के मारे, एक-दूसरे से हाथ नहीं मिला पा रहे हैं, किसी को छू नहीं रहे हैं, किसी के गले नहीं मिल रहे हैं, कोई भी सामान कोई दूसरे के हाथ को छू लेने के पश्चात कोई खा नहीं रहा है जब तक उसे धो न ले। तो इन सब बातों को आप लिख सकते हो। ढोलक की थाप मृत गाँव में संजीवनी भरती रहती थी। कला से जीवन के संबंध को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए। ठीक है? चर्चा करें, कला का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं है। ठीक है? ये तो आपस में कक्षा में जब हम होंगे तो बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो ऊपर वाला जो पाठ का पहला प्रश्न है आस-पास वाला, इसके स्थान पर तुम यहाँ पर कोरोना से संबंधित महामारी का भी वर्णन कर सकते हो। जैसे गाँव लुट्टन के पहलवान के गाँव का जैसे मलेरिया और हैजे का वर्णन किया गया है, तो इस समय जो हमारे देश में, विदेश में सब जगह पर जो कोरोना की महामारी फैली हुई है, हम उस स्थिति का भी वर्णन कर सकते हैं। ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो तुमने क्या करना है, आज का तुम्हारा काम क्या है? सबसे पहले तो जिन बच्चों ने पाठ नहीं पढ़ा है, सब बच्चे अपना ये मैं पाठ भेज चुकी हूँ पहले भी, आज भी प्रश्नों के साथ तुम्हारे पाठ भेजा जा रहा है। पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नों को समझेंगे और अपनी नोटबुक में, कॉपी में सभी प्रश्नों के उत्तर सब बच्चे लिखेंगे। ठीक है? आज का हमारा कार्य यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।